मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NS पाठशाला पर। और आज से हम कक्षा 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कक्षा 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश व क्षेत्र। अब हम इस चैप्टर को वैद्युत आवेश टॉपिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश को समझने से पहले आप ये चीज सभी ने आजमाया होगा कि जिस प्रकार यदि हम किसी कंघे को लेकर के अपने बालों पर कुछ देर तक रगड़ें और उसके बाद उस कंघे को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज के टुकड़े उस कंघे में चिपक जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई है आपके वैद्युत आवेश को। यदि उन्हीं वस्त्रों को कांच की छड़ से रगड़ा जाए तो उनमें भी यह गुण आपको देखने को मिलता है। तो उसी से वैद्युत आवेश की परिभाषा बनी है कि जैसे हमने कांच की छड़ ली और यहाँ पे ले लिया ऊनी वस्त्र, ये हो गई आपका कांच की छड़। जब कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से हमने थोड़ी देर रगड़ा और उसके पश्चात इस छड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं कागज के, तो देखेंगे कि ये सारे इस पर आकर के चिपक जाएंगे। तो यहां से आवेश की परिभाषा निकली। ये जो छोटे छोटे कण थे ये पहले सतह पर थे और ये यहां से आकर उठकर इस पर चिपक गए। अब किसी भी वस्तु को, अगर मान लीजिए इस मार्कर को यहाँ पे रखा हुआ है और मुझे यहाँ से इसको यहाँ लेके आना है, तो इस पर मुझे बल लगाना पड़ेगा। तो एक परिभाषा हम वैद्युत आवेश की ये कह सकते हैं कि ऐसा है कि आवेश जो है क्या है, एक प्रकार का बल है। आवेश या वैद्युत आवेश एक प्रकार का बल है जो अपने से सूक्ष्मतम कणों को आकर्षित करता है। यानी यहां से एक परिभाषा इस प्रकार निकली कि आवेश एक प्रकार का बल है। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक प्रकार का बल है जो कि अपने से सूक्ष्मतम कणों को आकर्षित कर सकता है। तो अब यहां से एक प्रश्न उठता है कि अगर कांच की छड़ इस तरह कर रही है, यानी छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तब हर वस्तु क्यों नहीं करती है? तो इसका जवाब इस प्रकार दिया जा सकता है कि जो आपका आवेश होता है बच्चों, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक आवेश और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश। याद रखिए, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। जब कोई धनात्मक आवेश किसी ऋणात्मक आवेश के पास आएगा तो उसमें आकर्षण बल जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश पास लाए जाएंगे तो उनमें आकर्षण बल होगा, और एक धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश
आपस में आएंगे या पास आएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल होगा। धनात्मक और ऋणात्मक में आकर्षण बल होगा, और जब दोनों धनात्मक या धनात्मक यानी इनको कह सकते हैं विपरीत प्रकृति और इनको कह सकते हैं समान प्रकृति, यानी आप कह सकते हो कि विपरीत प्रकृति वाले आवेशों में आकर्षण बल होता है और समान प्रकृति वाले आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। यानी जो दो वस्तुएं एक दूसरे के पास आ जा रही हैं तो उनमें किसी न किसी पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश होता है। कांच की छड़ और आपके टुकड़ों में जब इसे रगड़ा जाता है तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और जो कांच के कण हैं वो उदासीन होते हैं और उनमें ऋणात्मक आवेश आता है। और जब इनको हम पास लाते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक आपस में आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं, तो जिससे इनमें आकर्षण बल रहता है। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि आवेश एक धनात्मक व एक ऋणात्मक हुआ। धनात्मक आवेश को यानी धनात्मक की श्रेणी में आप कह सकते हो प्रोटॉन और ऋणात्मक वाले श्रेणी में कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, और जिनमें कोई आवेश नहीं होता यानी वे उदासीन होते हैं और उदासीन में आप कह सकते हो न्यूट्रॉन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और जैसे हर चीज को नापने की इकाई होती है, मात्रक होता है, उसी प्रकार वैद्युत आवेश को नापने के लिए उसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम यानी वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होगा। तो यहां से आपको क्या क्या लिखना है एक बार फिर से बता देता हूं। वैद्युत आवेश वह बल है जिसके कारण वह अपने से सूक्ष्मतम कणों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश। जब समान प्रकृति के आवेश पास में आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल होता है, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश पास में आते हैं तो उनमें आकर्षण बल होता है। तो ये पहला टॉपिक हमारा हुआ वैद्युत आवेश। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है, अगला टॉपिक वैद्युत आवेश के बाद हमारा होता है आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण। अगला टॉपिक हमारा आवेश की परमाणुकता या फिर क्वांटीकरण। तो इसको हम आइए समझते हैं कि आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण क्या होता है। ये यह बताता है कि जो आपका आवेश होगा वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होगा। क्या होगा? जो आवेश है आपका वह सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होगा। पूर्ण गुणक का मतलब कोई पूरी संख्या उसके गुणा के रूप में होगा, अर्थात जो आपका आवेश है Q वो हमेशा आपको या तो 1e यानी E मिलेगा, 2e, 3e, 4e, 5e, इसी प्रकार डॉट 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 यानी पूरी संख्या का गुणक होगा। यह यानी ये हो सकता है यह कभी भी 1.25e
3.228 ई 4.7 ई, यानी यह कभी भी इस प्रकार नहीं होगा। तो यदि आपको पूछेगा आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण को समझाइए, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होगा, अर्थात वह सदैव E 2E 3E 4E 5E डॉट 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 ही होगा। वह कभी भी 1.25E 3.228E या फिर इसी प्रकार पॉइंट में कभी भी नहीं होगा। वह हमेशा किसी संख्या का पूर्ण गुणज ही होगा, यानी उसके पहले जो संख्या है वो पूर्ण होगी, अपूर्ण नहीं हो सकती, दशमलव नहीं हो सकता। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो Q होगा ये हमेशा N और E होगा प्लस माइनस के साथ। तो Q इज इक्वल टू NE आपका ये जो है यही कहलाता है आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, तो अगला पॉइंट हमारा है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, नाम से ही पता चल जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर विद्युत का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी ये अगर इतने घेरे में आपको वैद्युत का अनुभव होता है तो वह कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आवेश। यानी अगर इस प्रकार की संरचना बना दी जाए तो इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो सीधी सी भाषा में वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत और क्षेत्र, वैद्युत का मतलब बिजली, क्षेत्र का मतलब जगह। यानी कहने का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर वैद्युत का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे देखिए कैसे हम याद रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करने से दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको जो परिभाषा याद करनी है वो याद हो जाएगा, समझ आ सकेगा। और उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूले याद रखेंगे। तो देखिए ऐसा बहुत जगह आपको मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, वो कैपिटल ई से, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर होता है आपका एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू। एफ क्या होता है, बल होता है। और क्यू क्या होता है बच्चों, क्यू होता है आपका आवेश। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा बल और आपका बटे आवेश। अब ये चीज आप जानिए क्या होता है। ऐसा होता है कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश Q को रख देते हैं तो इस पर एक बल F कार्य करने लगता है। क्यों कार्य करता है, क्योंकि आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के कारण। तो ये इस आवेश पर ही लगने वाला बल है। क्या कहेंगे, इस आवेश पर ही लगने वाला बल है। तब हम देखिए ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो तरह से परिभाषा बता सकते हैं। कहेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या लगाएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर
किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के बटा लगा है यानी अनुपात, तो कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q पर लगने वाले बल F तथा उस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यह इसकी एक परिभाषा है और इसे हम और एक तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, आपका मैंने बताया सूत्र E=F/Q। अगर इसमें Q को मैं 1 रख दूं बच्चों, क्या रख दूं? 1, तो E आपका F हो जाएगा, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह बल के बराबर हो जाएगा। कब? जब इस Q को हटा दें और हटाने के लिए इसका मान 1 रखना पड़ता है। तो अब देखिए परिभाषा किस प्रकार बनती है, तो कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में जिस चीज का मान 1 रख दिया जाता है उसे कहेंगे एकांक। एकांक आवेश पर यानी Q का मान यानी आवेश का मान मैंने 1 रखा, तो इसलिए कहेंगे एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, क्योंकि Q को 1 कर दिया गया तो बचा क्या? F यानी बल, वैद्युत बल। लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q को 1 करने पर परिभाषा इस प्रकार बनेगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका भी मात्रक बच्चों, मात्रक इसका निकालने के लिए E=F/Q से E का अगर हमें मात्रक चाहिए तो हमें पहले F यानी बल का मात्रक चाहिए। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पे आवेश का मात्रक अभी मैंने बताया कूलाम, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 परिभाषाएं जाने और उन्हें समझा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है वह है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया, उसे ही हम कहते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार समझिए, यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, ये क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें एक आवेश हो Q1
और एक आवेश हो Q2 और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर यदि रखे हैं। क्या है? ये एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें पहला आवेश है आपका Q1, दूसरा आवेश है आपका Q2 और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो अब बच्चों ये बताओ कि क्या इन पर बल लगेगा? तो आप कहेंगे हाँ, इन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तब कूलाम ने यही बताया कि जब दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। लगता तो है, परंतु कितना लगता है या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वही चीज कूलाम ने बताया और वह कूलाम के नियम के से जाना गया। तब हम कहेंगे, इन्होंने देखिए क्या बताया कि यदि Q1 व Q2 आवेश r दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं तो उन पर एक बल F लगेगा। क्या लगेगा? F लगेगा। और वह F जो है दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला, वह उन दोनों आवेश यानी रहा Q1 Q2 इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो। क्या होगा? वह बल Q1 व Q2 यानी उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा वह बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वह बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी हुआ r और वर्ग हुआ स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, में लिखेंगे और अनुक्रमानुपाती का साइन लगा देंगे। तो यही आपका दोनों का क्या था? कूलाम का नियम था। और अब देखिए, यदि इन दोनों को हम मिला दें यानी हम कह दें समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों F के बराबर है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। अब बच्चों ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ एक नियतांक रखेंगे और बराबर लगाएंगे तो Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। अब उसके बाद प्रयोगों द्वारा k बराबर 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन r² निकाला गया। यानी ये जो आपका k है इसकी जगह पर 1/4πε0 के इतना प्रयोगों द्वारा रखा गया k की जगह पर। तो अब f का मान क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन r²। यही क्या होता है? आपके कूलाम के नियम का सूत्र होता है। और यहाँ पे जो ये 1/4πε0 k है इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसको हम रखेंगे। तो ये देखिए आपका कूलाम का नियम है। एक बार फिर समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी से। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में Q1 व Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उन पर एक बल F लगता है। वह बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। इन दोनों समीकरणों को अगर मिला दें तो Q1 Q2 ऊपर और r² नीचे हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए यहाँ बराबर लगाएंगे और k रखना पड़ेगा। k का मान प्रयोगों द्वारा 1/4πε0 k होता है, जो कि यहाँ पर रखने पर ये हो जाता है और इसका मान 9 × 10⁻9 है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम 9 × 10⁻9 इसकी जगह पर रखेंगे। तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। तो चलिए इसका लैंग्वेज देख लें, यानी हम इसे लिखेंगे किस प्रकार। तो देखिए,
तो लैंग्वेज में बच्चों ये लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। इसे आप पढ़ें व रिवाइज करें। धन्यवाद।